हाँ, तो आज फिर हम कल जो फिजिक्स में पढ़े थे उसके आगे का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके आगे की चीज़ों को समझते हैं, जिसमें पहला टॉपिक कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम का नियम। जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उससे हमारा अगला जो टॉपिक है कूलॉम्स रूल, उसको पढ़ते हैं। कूलॉम्स रूल क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मेंटेन भी कर दिया है, लिख भी दिया है क्या है वो। जैसे कूलॉम ने ये बताया था कि आवेश के बारे में पिछला इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। कूलॉम ने उन आवेशों के कारण, उन चार्जेज के कारण क्या बल लगता है उसके बारे में डिस्कस किया था। वो कितना लगता है, क्या लगता है, ये बताया था। तो कूलॉम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश, अच्छा यहाँ पर पहला ही चीज मिल गया हमें, स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश ये क्या होता है भाई? ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? तो चलिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं। पहले थोड़ा सा इस नियम को डिस्कस कर लें, फिर हम बताते हैं स्थिर बिंदु आवेश क्या है। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश ले लीजिए, हमने मान लिया कि एक आवेश यहाँ पर ले लिया, एक बिंदु आवेश कौन सा है? Q1 है, राइट। दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q2 है। ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी, जो ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी हमने ले लिया स्मॉल r। अब यहीं से हम समझ लेंगे कि स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं। पहले तो समझे बिंदु आवेश क्या है। जैसे आवेशित वस्तु का जो आकार है, जैसे यहाँ पर हमने दो आवेश रखा है ना, तो आवेशित, ये दो आवेशित वस्तु है ना, तो यदि ये जो दोनों आवेशित वस्तु है, इनका आकार इन आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो ये आवेश क्या कहलाएंगे? बिंदु आवेश कहलाएंगे। फिर से समझिए क्या मैंने बोला। ये जो दो आवेश हैं, इन आवेश का आकार, ठीक है ना, जो आवेशित वस्तु हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि जो आवेशित वस्तु हैं उनका आकार उनके बीच की दूरी से, बीच की दूरी की तुलना में क्या हो? बहुत कम हो, तो हम इस आवेश को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो दोनों आवेश हैं, इनका आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में क्या है? बहुत कम है, तो ये बिंदु आवेश। अच्छा, अब स्थिर बिंदु आवेश क्या है? ऐसा है कि जो आवेश है वो किसी वस्तु पर स्थिर रूप से बना रहे। जैसे क्या है कि वो आवेश यहाँ से कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। जैसे यहाँ एक वस्तु है, दूसरी वस्तु यहाँ है, तो यह जो Q1 आवेश है इसी वस्तु पर स्थिर रहे, कहीं और ना जाए। ये जो Q2 आवेश है, उसी, ये जो वस्तु यहाँ रखी है इसी पर स्थिर रहे, तो वो स्थिर कहलाएंगे। और बिंदु आवेश तो आपने समझ ही लिया कि इन आवेशों का आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक है। तो कूलॉम के नियम में सबसे पहले हम यही समझ लिए कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो ये जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है। जैसे पिछले इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है, पिछले यदि आप देखें यूट्यूब पे हमारे, तो उसमें पूरा ये डिस्कस किया हुआ है कि वैद्युत बल क्या होते हैं। तो कल ये बताया भी गया था कि यदि वो आवेश क्या है, एक जैसे हैं, दोनों ही धन आवेश हों या दोनों ही ऋण आवेश हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो वैद्युत बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का, रिपेल करेंगे। समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, और विपरीत होंगे, जैसे प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण होंगे। तो वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल में आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल दोनों मतलब है वैद्युत बल का। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या बोला? इन दो आवेशों के बीच यदि लगने वाला बल क्या हम मान लें F है। F क्या है? Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल है। तो ये बल क्या होता है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। आवेश कौन कौन से हैं? Q1 है, Q2 है। तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये किसका सिंबल है? अनुक्रमानुपाती का। समझ में आया? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और क्या?
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिंबल, ये ऐसा ही सिंबल बनता है अनुक्रमानुपाती के लिए और व्युत्क्रमानुपाती दोनों के लिए। यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/, हम लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती है तो सीधे लिखते हैं। तो क्या है, ये जो बल होता है उनके बीच की दूरी जो r है के वर्ग, जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए 1/, हो गया। राइट, समझ में आया। तो यही कूलाम ने बताया था। क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, ये बात कूलाम ने बताया था। एक चीज और भी समझ लीजिए, ये जो बल F है वो कहाँ पे लगेगा, ये जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश ये बल लगेगा। ये जो बल F है वो किसके अनुदिश लगेगा, Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसी के एलॉन्ग लगेगा, इसी के अनुदिश बल लगेगा। तो इसमें ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, क्या, ये जो बल F की दिशा है, ये जो आपने लिखा है इसमें ये भी लिख सकते हैं ऐसे, बल F की दिशा आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ओके, तो ये तो कूलाम का नियम हो गया कि जो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला बल उनकी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या है, इन दोनों रिलेशन को हम एक साथ अटैच करें, तो जब अटैच करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इंटू 1/r², तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/r², हो गया 1/r²। अब क्या है, ये आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2/r²। राइट, ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ K क्या है, हर जगह पे जैसे ही प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं। तो ये K क्या है, यहाँ पे K एक जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसको हटाए हैं तो एक कांस्टेंट दिए हैं, तो K को क्या कहेंगे, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ओके, अब जरा ये भी समझ लें कि ये जो K का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, K का मान किस पर निर्भर करेगा। अच्छा, जैसे ये दो आवेश हैं, इनके बीच या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, जिसको आपने वैद्युत बल कहा है। तो इनके बीच में माध्यम क्या है, जैसे इनके बीच में निर्वात भी हो सकता है, इनके बीच में हवा भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है, या इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कोई कुचालक भी हो सकता है। तो अब डाइलेक्ट्रिक पे आगे अभी डिस्कशन आएगा, परावैद्युत पर आएगा। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, K क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का मान किस पर निर्भर करेगा, तथा इसका मान मतलब किसका मान, K का मान, इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम, इसके अलावा किस पर निर्भर करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है कि K का मान इन आवेशों के बीच में क्या मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, या कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक पर हम अभी डिस्कस करेंगे क्या डाइलेक्ट्रिक होता है। ओके, तो इसका मान आवेशों के बीच का माध्यम हो गया। और क्या, और यदि हम देखें तो इस K में कौन कौन से फार्मूले हैं, एक तो बल आया है, F आया है, एक तो Q1 Q2 मतलब आवेश आए हैं, R क्या है, उनके बीच की दूरी आई है। तो K का मान माध्यम पर तो निर्भर करेगा, इसके अलावा किस पर निर्भर करेगा, बल पे, आवेश पे और दूरी, इनकी इकाइयों पर भी निर्भर करेगा। तो हम कहेंगे माध्यम, और इसके अलावा क्या हम लिख दें, माध्यम पर, फिर हम लिख दें बल
आवेश और दूरी, यही तो तीन चीज है। F Q1 Q2 मतलब आवेश, R मतलब दूरी, तथा आवेश, दूरी व बल, ये तीन चीज पे और भी तो निर्भर कर रहा है, इनके इकाइयों पर या मात्रकों पर निर्भर करेगा। राइट, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। K का जो मान है, K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, इसका मान इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उस पर निर्भर करेगा, फिर बल F पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा और बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, मतलब इनके मात्रकों पर निर्भर करेगा। तो ये तो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या है कि यदि हम यहाँ पर देखें, आप जानते भी हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, राइट, दूरी का मात्रक मीटर होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ध्यान दीजिए, क्या ये एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यदि बल को हम किस में ले लें, न्यूटन में ले लें, ये प्रयोगात्मक रूप से ये देखा गया कि बल को हम किस में ले लें, न्यूटन में, बल को हमने न्यूटन में ले लिया। आवेश कौन है यहाँ पे, Q1 Q2, आवेश को हमने किस में ले लिया, कूलाम में ले लिया। बल तो यहाँ F है, आवेश कौन है, Q1 Q2, और क्या, दूरी कौन है, R है ना, इसको हमने किस में ले लिया, मीटर में ले लिया। यही तो SI सिस्टम भी है। तो इसमें यदि हम ले लें तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें जो K का मान मिला, मैंने क्या कहा, यदि बल को न्यूटन में ले लें, आवेश को कूलाम में ले लें और दूरी को मीटर में ले लें, तो एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोगात्मक रूप से K का जो मान मिलता है वो याद रखिए, K का मान 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अब जरा देखो K के लिए हम यूनिट क्या लिखेंगे, है ना, तो यहीं पे समझ लेते हैं इसके लिए यूनिट कैसे बनाएंगे K के लिए, वो जरा समझ लेते हैं। यहाँ से जरा देखो तो R² नीचे है, डेनोमिनेटर में है, तो R² को गुणा F पे जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ साइड में लिख लें थोड़े सा समझने के लिए, FR² हो गया इक्वल टू K Q1 Q2, ये लाइन समझ में आ रही है ना, R² का F में मल्टीप्लाई हो गया, तो K का वैल्यू क्या मिल गया, FR² Q1 Q2। इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये सिर्फ हम लिख रहे हैं K के लिए। जैसे प्रयोगात्मक रूप से K का मान 9 × 10⁹ मिला है ना, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, तो हमने इसी कूलाम वाले नियम से ही K की वैल्यू निकाल ली। K का मान हमने निकाल लिया FR² Q1 Q2, तो प्रयोगात्मक रूप से K का मान जो 9 × 10⁹ आया है उसकी यूनिट लिखोगे तो F K की वैल्यू क्या आई, FR² Q1 Q2, तो F K की यूनिट क्या लिखेंगे, F की यूनिट R² की यूनिट बाई Q1 Q2 की यूनिट, तो F की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, तो हमने क्या लिख दिया, न्यूटन, N लिख दिया, न्यूटन, R है मीटर, दूरी है ना, तो मीटर स्क्वायर बाई Q क्या है, चार्ज है, चार्ज को कूलम लिखते हो C, और 2 बार Q1 Q2 है तो 2 बार C × C आएगा तो C²। तो तुम कह सकते हो K का मान एक्सपेरिमेंटली कितना मिलता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे पावर -2, ये एक्सपेरिमेंटली K का मान मिलता है। अब यही वैल्यू यदि हम यहाँ पर रख दें, यदि ये जो इसको कूलाम ने जो बताया था, ये F = इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, तो K का मान समीकरण 1 में यदि रख देते हैं, पुट कर दें, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, F = K की जगह पर हमने क्या रख दिया, 9 × 10⁹, ओके, और क्या, Q1 Q2 बाई R², ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, F की है, F की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R² न्यूटन। राइट, यहाँ तक की तो बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, अब चलिए देखते हैं भाई,
ओके, अब जरा समझते हैं। यहाँ पे हमें f की वैल्यू मिल गई 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसमें यदि हम ऐसे कर लें कि जो Q1 Q2 है, यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम ले लें भाई, ठीक है। Q1 Q2 का मान हमने 1 कूलम ले लिया, R का मान क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया, R का मान 1 मीटर ले लिया। तो इस केस में F का मान क्या मिलेगा? इस केस में यदि आप F का मान देखेंगे तो F का मान जो मिलेगा वो 9 इंटू 10⁹, यहाँ भी 1 इंटू 1, नीचे भी 1, तो ये तो पूरी वैल्यू ही Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये सभी 1 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या मिला, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इतना मिला कि नहीं मिला? ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन F की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन कब मिल रही है? जब आवेश क्या है, दोनों ही बिंदु आवेश की वैल्यू 1 कूलम है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है कि यहाँ Q1 की जगह भी 1 कूलम हो गया, Q2 की जगह भी 1 कूलम हो गया। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, तो ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, और इनके बीच की दूरी भी क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। तो 1 कूलम को कैसे हम कह सकते हैं? तो कहेंगे कि 1 कूलम वह आवेश है, यहाँ पर 1 कूलम रखा ना, तो 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से R इक्वल टू 1 मीटर है, तो 1 मीटर दूरी पर 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर, और बीच में माध्यम क्या कर दीजिए, निर्वात या वायु कर दीजिए। तो 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे दूसरे 1 कूलम के आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, इसके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो 1 कूलम की परिभाषा क्या हुई, बहुत एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए इस बात को। क्या Q1 की जगह 1 कूलम है, तो हम कहें ऐसे, अर्थात दैट इज 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में अपने से 1 मीटर दूर, अपने से 1 मीटर दूर रखे 1 कूलम के, ये भी तो 1 कूलम है ना, 1 कूलम के सजातीय आवेश को, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है। वो तो वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइन जो अभी किया गया, 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में अपने से 1 मीटर दूर रखे 1 कूलम के सजातीय आवेश को, सजातीय लिख देने से दोनों समान चार्ज हो जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो 1 कूलम के सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। राइट, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। 1 कूलम क्या है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद भी हो गया होगा। 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में अपने से 1 मीटर दूर रखे 1 कूलम के सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। ओके, अब जरा समझे भाई। अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो बिंदु आवेश रखे हुए हैं Q1 Q2, ये इनके बीच का माध्यम क्या हमने लिया है अभी तक हमने बीच का माध्यम निर्वात अथवा वायु लिया है। तो जब हम दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो निर्वात अथवा वायु ले, उस समय हम इस K के जगह पर, जो ये K कांस्टेंट है, उस K के जगह पे
1/4πε0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं लिखा जाता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, क्या है, निर्वात हो अथवा वायु हो। यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो के की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, 1/4πε0 भी बोलते हैं, ε0 भी बोलते हैं। तो k इक्वल टू 1/1 के को 1/4πε0 क्या लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम देखें जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में f इक्वल टू क्या लिखा है, k q1 q2/r²। तो k की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/4πε0 q1 q2/r²। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा जी, ये जो 1/4πε0 है ये किसकी जगह पे लिखा, k की जगह पे। और k की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई भाई, 9 × 10⁹ आई है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, चूँकि हमने ऐसे हम कर लें 1/4πε0 किसके जगह पर लिया है, k की जगह पे लिया है। और k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। और हम चाहें तो यूनिट भी लिख दें, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यदि ε0 की वैल्यू निकालें, हम ε0 की वैल्यू निकालें, चलो इधर ही निकाल लेते हैं। क्या मैंने लिखा, 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। हमें ε0 की वैल्यू चाहिए, तो ज़रा देखना भाई, ε0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला आएगा, ये पूरी की पूरी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगी 4π के पास, और कूलम स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ε0 को हम यहाँ भेजें, ज़रा देखना, ε0 को हमने यहाँ भेज दिया, ये चला गया इधर। तो और यहाँ पे 1 के पास क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे अभी क्या है, 4 है, पाई है, और ये 9 × 10⁹ आ गया। और ज़रा देखो और क्या नीचे आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ से ε0 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, कूलम स्क्वायर ऊपर चला गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला आया है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो ε0 की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो गया, पाई की जगह 3.14 रख लेंगे, फिर 9 × 10⁹ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिएगा, देखिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ε0 की वैल्यू आपको याद भी रखना है। ε0 की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको जब सॉल्व करोगे, पाई की जगह पे क्या रख के 3.14 रख के, तो ये वैल्यू आ जाती है 8.85 × 10⁻⁻12। और मेन क्या है, इसकी यूनिट को लेकर के है, यूनिट में देखो कूलम स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के की यूनिट में क्या था, के की यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था और कूलम स्क्वायर नीचे था। और ε0 में क्या हुआ, इसी का उल्टा हो गया है, सी स्क्वायर ऊपर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे हो गया। ये ε0 की वैल्यू होती है। ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया हमें ε0 की वैल्यू। अच्छा, इसमें बहुत सारे बुक में जो है इसका डायमेंशन भी दिया है, ε0 का डायमेंशन भी दिया है, बीमा जिससे बोलते हैं। तो यदि हमें बीमा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बीमा, चलो बीमा भी देख लेते हैं। वैसे तो बीमा पूछता ही नहीं है,
डायमेंशन तो अब पूछता ही नहीं है, 12th के बोर्ड एग्जाम में तो डायमेंशन नहीं पूछता है, लेकिन हम जरा समझ लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, चलो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक एंड हो गया। हमारा नया टॉपिक क्या है? एप्सिलॉन 0 का बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा डायमेंशन, ये हमारा नया टॉपिक है ना। तो हमने जो यहाँ पे पढ़ रखा है F = क्या मिला हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो भाई। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू देखो ऐसे कर लो कि ये पूरा का पूरा F पे मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो क्या या ऐसे कर लो ना, आसान सी बात होगी। एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ भेज दो, F को नीचे भेज दो, बात तो वही हो गई। तो क्या हुआ? 1/4 पाई, हमें तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो, F को नीचे भेजो। तो 1/4 पाई, फिर क्या है? Q1 Q2/f, यहाँ पर आ गया F/r स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा होगा। अब जब हम इसकी बीमा निकालेंगे तो 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट मिलेगी नहीं, है ना। Q1 Q2/f/r स्क्वायर, इसकी हमें यूनिट मिलती है। बीमा निकालने के लिए कैसे? Q क्या है? आवेश है ना। तो Q = क्या होता है? Q = IT होता है ना। तो Q की बीमा, जैसे ये भी Q = IT होगा, दूसरा Q भी IT ही होगा। तो I² T² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो I की बीमा, I का यूनिट एम्पियर A होता है, और T को कैपिटल T से लिखते हैं। तो यदि Q की बीमा देखोगे, Q की बीमा यदि देखें तो हम I को क्या लिख देंगे? एम्पियर को A लिखते हैं, और समय T सेकेंड को कैपिटल T लिखते हैं। तो Q की बीमा AT हो गई। तो यहाँ भी AT हो जाएगा, और यहाँ इस दूसरे वाले Q2 के लिए भी AT हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया? बल। तो बल की बीमा क्या होती है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और त्वरण की बीमा क्या होती है? कहाँ समझ लें हम? यहाँ समझ लें भाई, चलो देखो यहाँ समझते हैं, यहीं पे। F = क्या होता है? ma। एक क्या है? त्वरण है। m मास है, तो मास की जो डायमेंशन कैपिटल M लिखते हैं, तो m रहने दें। त्वरण क्या होता है? त्वरण की यूनिट बताओ। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे कर लें, ये m क्या है? मास है। तो मास को बीमा में हमने क्या लिखा? कैपिटल M लिखा। मास को, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? कैपिटल M लिखते हैं। ये A हो गया त्वरण। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, एक ही यूनिट। तो मीटर को क्या लिखते हो? L लिखते हो। और प्रति मतलब अपान में T² हुआ भाई। मीटर प्रति, तो ये मीटर हो गया, L मीटर प्रति सेकंड, यानी बाई करोगे सेकंड स्क्वायर को T² लिखोगे, उस T को ऊपर ले जाओगे तो -2 हो गया। ये तो किसकी बीमा हो गई? F की हो गई। R क्या है? R तो दूरी है, तो दूरी की बीमा L होती है। अब हो गया, अब आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो हो जाएगी, वन बाई 4 पाई की तो हम बीमा लिखेंगे नहीं, ये तो कांस्टेंट है। Q1 का क्या लिखेंगे? AT, और Q2 भी तो आवेश है, उसका भी AT। तो ये क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? AT दो बार आ रहा है, तो A² T², ये ऊपर हो गया। नीचे देखो F है, F को क्या लिख दोगे? mL/T पे पावर -2। ओके, फिर R² है, R तो दूरी है, दूरी का मीटर होता है, मीटर का सिंबल L होता है। तो ये कितना हो गया? R² है तो L²। अब जब हम इसकी बीमा लिखेंगे, तो बीमा लिखने का नियम है, सबसे पहले हम M लिखते हैं, L लिखते हैं, T लिखते हैं, A लिखते हैं। ऐसे नहीं कि A पहले लिख देंगे, उसमें नियम जो बताया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि बीमा लिखते समय पहले M लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, सबसे लास्ट में A लिखेंगे। तो ज़रा देखो, नीचे M है और तो कहीं M है नहीं, ऊपर जाएगा तो M पे पावर कितना हो गया? -1। अब L जरा देखो, L यहाँ पर है और L², ये दोनों नीचे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो L³ होगा,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे एल क्यूब है, ऊपर जाएगा -3 हो गया। तो m लिखते हैं, l लिखते हैं, अब t लिखते हैं। तो t देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये t जब ऊपर जाएगा तो -2 पावर +2 हो जाएगा, तो +2 ये और 2 4 हो जाएगा। तो t पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब लास्ट में ये लिखते हैं, तो a² ऊपर है तो हमने a² लिख दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमें क्या मिल गई, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a², ये तो हमें इसका बीमा मिल गया। अब यदि हमको एप्सिलॉन नॉट की इकाई लिखनी हो, यूनिट लिखनी हो एप्सिलॉन नॉट की, इकाई मात्रक, तो इकाई क्या लिखा जाएगा भाई, इकाई हो जाएगा m क्या है, मास है। मास को क्या लिखते हैं, मास का यूनिट क्या लिखते हैं, किलोग्राम। तो हमने क्या लिख दिया, किलोग्राम। इस पे -1 हो गया। l किसके लिए है, दूरी मीटर है तो मीटर हो गया। मीटर पे क्या लिख सकते हैं, -3। t क्या है, समय, समय का मतलब सेकंड है तो सेकंड लिख दिया। और सेकंड पे पावर कितना हमने दे दिया, सेकंड पर कितना पावर है, 4 पावर दे दिया। और फिर ए क्या है, एम्पियर है। एम्पियर पे पावर कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे एम्पियर पे पावर कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो ये जो है हमारी एप्सिलॉन नॉट की एमकेएस सिस्टम में क्या होती है, यूनिट होती है। ओके ओके जी। अब इसका पिक्स ले लो भाई। वैसे तो ऊपर से बहुत सिस्टमेटिक पढ़ते आए हो, हमें लगता है कि जब शुरू से लेक्चर लोगे तो लिखते भी जाओगे, बहुत स्लो ही पढ़ाया गया है। तो एक पिक्स यहाँ से ले लो, ये हाँ, और फिर इसी में दूसरा पिक्स थोड़े नीचे करके ले लो, बाद में नोट कर लेना है ना, राइट। तो आज का इंट्रोडक्शन यहीं पे इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन और भी है, मतलब कूलॉम्स के ही रोल में, तो इसको थोड़े सा हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और इसका वेक्टर और वेक्टर फॉर्म भी क्या होता है, और कुछ केमिस्ट्री का कल हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे। कूलॉम में थोड़ा सा और बचा है जिसको कल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, राइट। ओके जी।